ग्रीवेंस क्या होता है? इट्स अ स्टेटमेंट अगेंस्ट समथिंग रॉन्ग. व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपन्स, समथिंग अनफेयर हैपन्स, उसकी जो कंप्लेन होती है उस स्टेटमेंट को बोला जाता है ग्रीवेंस. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है. वो वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को स्टडी करती है, जो भी बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पे वर्क कर रहे हैं. जो भी पर्सन ग्रुप में वर्क कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा. इवन कभी कभार मैनेजमेंट भी सेटिस्फाई नहीं होती है, या फिर मैनेजमेंट भी हर एम्प्लॉय को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. तो उस केस पे वो जो डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है वर्कर्स के बीच में, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो उस फीलिंग को मे बी ओरली, राइटिंग, एक साथ या सिंगुलर उसमें एक्सप्रेस करते हैं, उसको ग्रीवेंस बोला जाता है. कोई भी चीज़ जो एम्प्लॉय सोचता है कि गलत हो रही है, डिस्टर्ब कर रही है, कंप्लेन होती है एक तरह से, उसको हम कंसिडर करते हैं. ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ में रिलेट टू वो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, इनडिसिप्लिन, इन सबसे भी रिलेट हो सकती है जो हम एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं. मैनेजर्स लिए कर रहे हैं तो मैनेजमेंट उस पर हो सकता है मे बी दे आर नॉट गिवन हेल्दी इन्वायरमेंट, वो सुन नहीं रहे हैं, कुछ वेजेस रिलेटेड, तो कुछ भी इशू हो सकता है. फीचर्स क्या होते हैं? डिसकंटेंट और डिससेटिस्फैक्शन. जब कहीं पे भी या मैनेजमेंट डिससेटिस्फाइड है या एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है तो वो कॉज करता है. डिससेटिस्फैक्शन मस्ट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट ड्यू टू पर्सन. बट जो भी डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है वो एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे होना चाहिए, पर्सनल रीजंस के उसमें नहीं होना चाहिए. रियल और इमेजिनरी रीजंस के बेसिस पे होता है. डिसकंटेंट जो होता है वो बोला भी जा सकता है और किसी न किसी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. ग्रीवेंस एक नोटिसेबल, ट्रेसेबल होता है जो एक की एक्सपेक्टेशन को जब फुलफ़िल नहीं कर पाते तब अकर होता है. इन शॉर्ट, या तो मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, या फिर एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल नहीं कर पाता है. फॉर्म्स फैक्चुअल, जहाँ पे नीड्स को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है अपनी जॉब से फॉर सम जेन्युइन रीजंस, तो वो ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे हो जाता है. डिस्गाइज्ड, जहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन रीज़न अननोन है, एम्प्लॉय को खुद नहीं पता कि वो क्यों डिससेटिस्फाइड है. मे बी प्रेशर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या फिर ड्यू टू सम डायरेक्शंस. तो मैनेजर को डिटेक्ट करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है. काउंसलिंग प्रोसीजर से काउंसलिंग्स ली जाती है, वट एवर दे आर फेसिंग इशू, कि उसको डिस्कस किया जाए और सॉल्व किया जाए. इमेजिनरी, जब एम्प्लॉय का ग्रीवेंस अगर करता है रॉन्ग परसेप्शन की वजह से, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से जब अगर होता है. इफेक्ट, देन इट हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स. प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है? लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी कम है, वेस्टेज ज़्यादा हो रही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है. एम्प्लॉयज़ पे क्या होता है? एब्सेंट ज़्यादा हो रहे हैं एम्प्लॉयज़. जब वो डिससेटिस्फाइड है तो एब्सेंट होना शुरू कर देंगे. उनकी जो कमिटमेंट है वो उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे, रिड्यूस कर देंगे. एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे और एम्प्लॉयज़ को कोई मोटिवेशन, कोई उनका बूस्ट नहीं होगा मोरल, वो लोअर उसमें ही रहेंगे. मैनेजर्स को कैसे इफेक्ट करता है? स्ट्रेन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस को. इंक्रीज सुपरविजन ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उन्हें हर उस पर चेक करना पड़ता है हाउ दे आर वर्किंग, एंड दे हैव टू फॉलो अप इंक्रीज इन अनरेस्ट, देयर बाय मशीनरी की इंडस्ट्रियल पीस बना रहे, वहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स ना हो. कॉजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ की उस पर डिससेटिस्फेक्शन के क्या कॉजेस होते हैं? दे मे बी वेजेस रिलेटेड. कैलकुलेशन ऑफ वेज हो सकता है कि गलत हो गया हो, रेट ऑफ वेज कम हो, जॉब के हिसाब से आपको उस हिसाब से सैलरी ना मिल रही हो, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या बोनस रेट ना मिल रहा हो, बोनस नहीं मिल रहा हो, उससे रिलेटेड हो सकता है. या फिर मे बी समथिंग रिलेटेड टू टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, कि आपको टाइम टू टाइम वेजेस नहीं मिल रहे. देन इट माइट बी सुपरविजन रिलेटेड. सुपरविजन का मेथड गलत हो, या फिर जो सुपरवाइज़र है उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, पार्शियलिटी हो रही हो सुपरविजन के थ्रू, सुपरवाइज़र पार्शियल बिहेवियर कर रहा हो, या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट. कलेक्टिव बार्गेनिंग रिलेटेड के एग्रीमेंट जो है, कलेक्टिव बार्गेनिंग उसमें टर्म्स और कंडीशंस एग्रीमेंट की उससे ना वो कर रहा है, एक एज अ टीम उसमें हो.
रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाती है जब टर्म्स और कंडीशंस की एग्रीमेंट की, आप एज अ टीम वर्क कर रहे हैं तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो रही है, तो उस केस पे एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड रहते हैं या उनकी जो इनेबिलिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रोविजन सॉल्व करने की, जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है तो भी वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। Then it might be working conditions related. वर्किंग कंडीशंस, प्रॉपर टाइम पे मटेरियल नहीं मिल रहा है, मटेरियल मशीनों इक्विपमेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स, मेडिकल केयर, हेल्थ फैसिलिटीज़ और मे बी जनरल वर्किंग कंडीशंस जो होनी चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है वहाँ पे। इट मे बी सीनियरिटी ट्रांसफ़र प्रमोशन एंड रिटायरमेंट रिलेटेड, जो भी मिस्टेक हो रही है ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी कैलकुलेशन में, पार्शियलिटी हो रही है ट्रांसफर्स और प्रमोशंस में, मे बी बायसनेस उस पर वो प्रमोशंस दे रहे हैं तो वो डिससेटिस्फाई करता है एम्प्लॉयज़ को। ले ऑफ और रिटायरमेंट रिलेटेड भी हो सकती है। एंड व्हेन देयर इज़ पेमेंट इन डिले, यानी कि जो भी पेमेंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स की उस पर डिले होता है, प्रोविडेंट फंड नहीं दे रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रीवेंस क्रिएट करती है। अदर कॉजेज़ क्या होते हैं, प्लान्स और पॉलिसीज़ ऑफ मैनेजमेंट की एडवर्स इफेक्ट कर रही है, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, रूल्स जो है लीव रिगार्डिंग रूल्स जो होते हैं कि वो लीव नहीं ले सकते या जो भी उनके पे कट रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई डिससेटिस्फेक्शन डिस्प्यूट भी अराइज होता ही है। डिक्लेरेशन ऑफ लॉकआउट बाय मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है तो भी वो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट कर। कॉजेज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजर, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट हो सकता है कभी कभार मैनेजर डिससेटिस्फाई हो, ही कैन बी डिससेटिस्फाइड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, कि वो या तो किसी एम्प्लॉय ने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना किए हो, डिसिप्लिन में ना हो, या किसी ऑर्डर और डायरेक्शन को सुपरवाइज़र की डिसओबे किया हो, माना ना हो कोई बात, ही माइट हैव मिसबिहेव विद सुपरवाइज़र और कॉपरेशन के साथ वर्क नहीं कर रहा है, मशीन्स और इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहा है, कोई काम इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, ही माइट बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी बिना कुछ इन्फॉर्म किए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है, प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी है, इंस्पायर और मोटिवेट कर रहा है, बाकी एम्प्लॉयज़ साथ उनको इंस्पायर कर रहा है, मैनेजमेंट के अगेंस्ट मोटिवेट कर रहा है कि वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल एंड टाइम वेस्ट से ज़्यादा हो। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स कुछ लेबर यूनियंस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड भी डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, लाइक नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट्स बाय लेबर यूनियंस अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट के फंक्शंस में डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं या एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के अगेंस्ट इंस्पायर कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स और मैनेजर्स को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी रीजंस होते हैं, डिस्टर्बेंस कॉज करना, डिसिप्लिन ना रखना, मैल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, मैल प्रैक्टिस लाइक लॉकआउट्स करना, स्ट्राइक्स करना, मैनेजमेंट के अगेंस्ट एगिटेशंस होल्ड करना, वो मेजर्स अडॉप्ट करना जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो या फिर कॉर्पोरेट में ना हो, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग इन सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंस। तो इन सब में क्या होता है, लेबर यूनियंस इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग फाइट करना चाह रही है, स्ट्राइक्स और इन सब पे जा रही है, तो ये सब भी मैनेजर को डिससेटिस्फाई कर सकते। ग्रीवेंस प्रोसीजर मॉडल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में 1958 में जो हुई थी, वहाँ पे इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया था। ग्रीवेंस को प्रेजेंट किया जाता है इमीडिएट ऑफिसर को, जो भी एम्प्लॉय है वो अपना इमीडिएट ऑफिसर को या तो राइटिंग में या ओरली प्रेजेंट करता है, जो भी उसकी कंप्लेन होती है, जो भी उसका रीज़न होता है, और वो ऑफिसर विद इन 48 आवर्स डिसीजन देता है। अगर ऑफिसर ने डिसीजन नहीं दिया या फिर ऑफिसर ने कुछ ऐसा डिसीजन दिया जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे जाके खुद जाके या फिर ऑफिसर के थ्रू वहाँ पे अपना ग्रीवेंस शो करता है। देन वी हैव ग्रीवेंस शुड बी प्रेजेंटेड टू डिपार्टमेंटल हेड। जब भी ग्रीवेंस प्रेजेंट किया जाएगा डिपार्टमेंटल हेड पे, तो उनको डिसीजन विद इन 3 days देना है उस प्रॉब्लम का, और अगर वो विद इन 3 days नहीं दे रहा है या फिर एम्प्लॉय उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ग्रीवेंस कमेटी के पास जाएगा। जब वो ग्रीवेंस कमेटी के पास जाता है तो डिपार्टमेंटल हेड जो है वो डिसीजन विद इन 3 days में नहीं दे रहा है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है उनके डिसीजन से, तब जाके वो वहाँ पे फॉरवर्ड किया जाता है, और जो वो कमेटी होती है वो विद इन 7 days उस प्रॉब्लम का डिसीजन देती है। अगर कमेटी उस डिसीजन को विद इन 7 days कम्युनिकेट नहीं करती है या फिर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होता है उसके डिसीजन से,
भी, तो उस केस पे फिर वो फर्दर मैनेजमेंट के पास फॉरवर्ड किया जाता है। ग्रीवेंस शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर आर्बिट्रेटर्स। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी, तो वो प्रॉब्लम जो है आर्बिट्रेटर्स पे जाती है, जो उस प्रॉब्लम को थर्डली और केयरफुली सुनते हैं। दोनों पार्टीज़ को फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करे, उनकी प्रॉब्लम को एग्जामिन किया जाता है, तब जाके डिसीजन दिया जाता है। और वो जो डिसीजन होता है वो दोनों पार्टीज़ को बाइंड करना ही पड़ता है। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपने यहाँ किसी फर्दर उस पर जाए। दे हैव टू एग्री टू दैट डिसीजन। फॉलो अप डिसीजन ग्रीवेंस प्रोसीजर मॉडल जो होता है वो स्ट्रेस करता है ग्रीवेंस जो भी क्रिएट होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट उस पर, और जो अग्रीव्ड एम्प्लॉय होता है उसको उस ऑर्डर को फॉलो भी करना होना चाहिए और ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर पे वर्क करना चाहिए। फॉर्मल एग्रीमेंट प्रोसीजर होता है, अगर अग्रीव्ड एम्प्लॉय अपना ग्रीवेंस ऑफिसर को प्रेजेंट करता है हैंडलिंग प्रोसीजर में, तो कोई फॉर्मल एग्रीमेंट में एंटर नहीं होता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में, जब तक प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट ना किया जाए। डिस्प्यूट हो डिसीजन में भी, तब जाके उसको फॉर्मल उसमें रखा जाता है। अपील बिफोर सस्पेंडिंग, कोई भी एम्प्लॉय को अगर ग्रीवेंस है किसी भी सस्पेंशन से रिलेटेड, तो उसके पास राइट है कि वो सस्पेंडिंग अथॉरिटी के पास जाके अपील करे विद इन 7 days ऑफ सस्पेंशन, और हॉलीडे को भी कंसिडरेशन किया जाता है उन 7 days के विद इन ही। जब लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ साथ में किसी एंटरप्राइज में वर्क करते हैं, तो ग्रीवेंसेस बहुत नेचुरली अराइज करते हैं, क्योंकि हम फुल सेटिस्फेक्शन नहीं वो कर सकते। तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल कंप्लीट मैनेज उस पर चल रही है। देयर माइट बी सम अदर रीज़न कि वो कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन वहाँ पे कॉज होता ही है। सेटिस्फैक्ट्री प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए ग्रीवेंसेस से डील करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है, और बेसिकली ये एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इन टेक्निक्स और इन सबको हैंडल करता है। एचआर डिपार्टमेंट एक सप्लीमेंट होता है सेपरेट सिस्टम उस पर कि वो ग्रीवेंस को हैंडल करे। जब भी ग्रीवेंस इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में आता है, तो उसको जो भी बेसिक सोर्स है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उसको एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको सिंबलाइज किया जाता है कि सेम मिस्टेक्स पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में उसके अगेंस्ट कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए, और सबको एक्सप्लेन किया जाता है। ये एम्प्लॉय को इम्प्लाई किया जाता है कि वो डिससेटिस्फाई है इस बिहेवियर के सुपरवाइज़र और उस पर, तो जो भी ग्रीवेंस होता है उसको दोनों पार्टीज़ मिलके सेटल करती है इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट को राइज करने के उससे। कोई भी स्ट्रिक्ट सुपरविजन और कंट्रोल होता है तो भी हमारे ग्रीवेंसेस वो होते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट को बहुत केयरफुल होना चाहिए हर सिचुएशन में रिगार्डिंग प्रमोशंस, वेजेस और उसमें, और इन सब चीज़ों को, कंप्लेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। दे मस्ट मेक श्योर कि जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो फुल सेटिस्फैक्ट्री उसमें। ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है इस प्रोसीजर्स लिए। वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिटरमाइन किया जाता है फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडलिंग। साइज ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी बहुत स्मॉल होनी चाहिए। जो प्रोसीजर है वो टाइम टू टाइम अमेंड होना चाहिए नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और चेंजेस के अकॉर्डिंग। प्रोसेस बहुत सिंपल होना चाहिए हैंडल करने का, और उनको लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट उस पर हैंडल किया जाता है, सेटल किया जाता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पूरा प्रेजेंट किया जाता है डिसीजन लेने से पहले, जिससे कि वो बायस उसमें डिसीजन ना ले और कंप्लीट देख के समझ के डिसीजन लिया जाए उस प्रॉब्लम का। ग्रीवेंस मस्ट बी सेटल एट द अर्लीस्ट, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सेटल कर देना चाहिए। देन वी हैव डिफरेंट स्टेप्स। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीवेंस एट फर्स्ट लेवल, जो भी अग्रीव्ड एम्प्लॉई है वो अपनी प्रॉब्लम्स को नियरेस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर को प्रेजेंट करता है, जो सुपरवाइज़र हो जो भी हो उसको प्रेजेंट करता है। उसको मे बी राइटिंग और ओरली प्रेजेंट किया जाता है, सो डैट सुपरवाइज़र अपना बेस्ट है उस प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए, और जो प्रोसीजर है वो इस लेवल पे ही एंड हो जाए, उसे फर्दर आगे ना जाना पड़े।
प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीवेंस एट सेकंड लेवल, अगर ग्रीवेंस फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे सेटल नहीं हो रहा है तो उसे सेकंड लेवल पे दिया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंटल सुपरिटेंडेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर या पर्सनल मैनेजर पे, जो बेस्ट एफर्ट्स लेता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और प्रॉब्लम को सेटल करे इस लेवल पे, जिससे कि वो फर्दर ट्रांसफ़र उसमें ना हो। हर लेवल पे उनकी अपनी कोशिश होती है कि वो इसी लेवल पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिनिश कर दे। थर्ड लेवल, अगर प्रॉब्लम सेकंड लेवल पे भी सॉल्व नहीं हो रही है तो वो थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आती है, जिसे ग्रीवेंस कमेटी कहा जाता है। वो जो कमेटी होती है उस पर दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सुन के दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की सुन के उनकी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट एनालाइज करके सॉल्व करते हैं। फोर्थ लेवल पे अगर यहाँ थर्ड लेवल पे भी नहीं होता है तो उसे फर्दर टॉप मैनेजमेंट पे भेजा जाता है, फोर्थ लेवल पे भेजा जाता है, जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि मैनेजमेंट ले। लास्ट लेवल होता है, अगर टॉप मैनेजमेंट भी ना कर सके तो हमारा जो भी प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉय की, वो प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल पर्सन, जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स उसको मैनेज कर रहा है, आर्बिट्रेटर्स होते हैं, उनको किया जाता है और वो दोनों पार्टीज़ के एम्प्लॉयर दोनों पार्टीज़ या फिर दोनों एम्प्लॉयज़ जिनके उसमें ये डिससेटिस्फैक्ट्री है उनको बुलाया जाता है और दोनों पार्टीज़ का सुन के डिसीजन दिया जाता है और वो डिसीजन दोनों पार्टीज़ को बाइंड करना पड़ता है। दे हैव नो ऑप्शन कि वो फर्दर जाए, जो भी वो डिसीजन होगा दे हैव टू फॉलो एंड वर्क अकॉर्डिंग टू इट। सम प्रिंसिपल्स, फर्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यूइंग। मैनेजर को एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू करना चाहिए, फैक्ट्स कलेक्ट करना चाहिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें अपने उसमें कंसिडर करने चाहिए। द इंटरव्यू विद एम्प्लॉयज़ शुड बी कॉन्फिडेंशियल, जो इंटरव्यू वो एम्प्लॉयज़ साथ रख रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कंफर्टेबल और कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, इनफॉर्मल वे में होना चाहिए और उनको एम्प्लॉयज़ को भी पेशेंटली सुनना चाहिए, डिफाइन और अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वो सफ़र करते हैं उनको थरली सुनना चाहिए। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इंटरव्यू के उन्हें नोट करना चाहिए और इंटरव्यू एक क्लोज और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में होना चाहिए मैनेजर्स को, और जो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए उस फाइंडिंग्स पे बेसिस ऑफ इंटरव्यू पे और उसको फर्दर रिप्रेजेंट करना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ इंकरेजिंग होता है, जिससे कि फेथ और ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो एम्प्लॉयज़ के बीच में। मैनेजमेंट जो है प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को सुनता है, वहाँ पे इंटरेस्ट देता है उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, सिंपैथेटिक रहता है एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स, ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई करता है, लिसन करता है उनकी प्रॉब्लम्स को और कभी कभार फिक्टिशियस कंप्लेंट्स को भी लॉन्च करता है। मैनेजमेंट को सारे पॉसिबल मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को, ग्रीवेंसेस को जल्दी से जल्दी ईजी और बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए सेटल डाउन कर दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स है वो उनको सेटल करे, चाहे वो रियल हो, इमेजिनरी हो, सीरियस हो, रूटीन नेचर की हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो वो मैनेजमेंट को सेटल करनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को ये फील होनी चाहिए कि मैनेजमेंट कुछ भी कर सकता है, मैनेजमेंट विल डू देयर बेस्ट और वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देगा कोई भी प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए। लॉन्ग रन प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड कंसिडर लॉन्ग रन इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज। जब भी वो किसी एग्रीमेंट में आए तो उनको इंटरेस्ट उसमें रहना चाहिए, जो भी शॉर्ट रन सक्सेस हो, लॉन्ग रन उसमें हो, उन सबको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट रन सक्सेस क्या करती है, कभी कभार प्रॉब्लम करती है लॉन्ग रन में। तो वो जो डिसीजन होता है उनको सारी प्रॉब्लम्स को देख के लेना चाहिए, तब जाके फर्दर मूव करना चाहिए, सो दैट लॉन्ग रन में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को इनेबल करता है कि वो अपने ग्रीवेंसेस को आगे रखे, सॉल्व करे, नेचर को क्लैरिफाई करे, इन्वेस्टिगेट करे क्या रीजंस है डिससेटिस्फैक्शन के, पॉसिबल और स्पीडी रेजोल्यूशन फाइंड करें उन प्रॉब्लम्स का, एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाए, इंश्योर किया जाए कि प्रोमिसेस आर केप्ट, इन्फॉर्म किया जाए एम्प्लॉयज़ को कि उनके राइट क्या है वो वॉइस करे और प्रोसीजर को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाया जाए।
देन इट हैव सम बेनिफिट्स। वो एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करता है कि वो अपने कंसर्न्स को बिना डरे रेस करे, फेयर और स्पीडी मीन्स देता है उन्हें डील करने के लिए ग्रीवेंसेस के लिए। माइनर डिसएग्रीमेंट्स को प्रिवेंट करता है और मोर सीरियस डिस्प्यूट्स को डेवलप ना हो। बेसिकली जो भी माइनर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं वो उनको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता है कि फर्दर उससे प्रॉब्लम ना हो और सीरियस इश्यूज ना हो। एम्प्लॉयर्स के टाइम को सेव करता है, मनी को सेव करता है और सॉल्यूशंस फाउंड करता है वर्क प्लेस पे ही इटसेल्फ। जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कोशिश करता है कि वहीं पे वो प्रॉब्लम्स फाइंड करें। एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बिल्ड करता है जहाँ पे ओपननेस और ट्रस्ट बेसिस पे वर्क किया जाता है। Essentials of a good grievance procedure: सिंप्लिसिटी, फॉलोअप, कन्फर्मिट टू लेबर लॉज। ग्रीवेंस जो है वो सेटल करता है मशीनरी को स्ट्रिक्टली, उसमें जो भी एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, कोई भी केस उस पर वो अच्छे से उनको कंसिडर करता है, अप्रूव करता है लीगल डिपार्टमेंट से। प्रोसीजर को सिंपल और पॉसिबल रखा जाता है सो दैट वर्कर्स को ईजिली अंडरस्टैंड आ जाए और जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ है वो उस डिसीजन को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सके। वर्किंग ऑफ प्रोसीजर को रिव्यू किया जाता है पीरियोडिकली। प्रैक्टिकेबिलिटी, जो भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक्सेप्टेबिलिटी, ग्रीवेंस प्रोसीजर को इफेक्टिव करने के लिए, इम्प्लीमेंट उसका वर्क करने के लिए नेसेसरी होता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, अचीव किया जाए, प्रोसीजर को वर्कर्स उस पर डिस्कस किया जाए, यूनिफॉर्म रखा जाए और रीजनेबल अथॉरिटी जो भी जस्टिस उसमें वर्क कर रही है वो हर उस मैनेजर उसको इम्प्लीमेंट करे। प्रॉम्प्टनेस, जनरली जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोला जाता है कि जो भी जस्टिस डिले हो रहा है, जो भी एक्शंस को डिले किया जा रहा है तो यानी कि वो डिनाई किया जा रहा है। तो प्रोसीजर को एबल होना चाहिए कि उसी वक्त रैपिडली सॉल्व किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उस प्रोसीजर के। ग्रीवेंस शुड बी सेटल्ड एट लोएस्ट लेवल, सबसे लोएस्ट लेवल पे ही सेटल हो जाना चाहिए। टाइम लिमिट जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करने की उसको सेट करना चाहिए। प्रोविज़न होना चाहिए जो वर्कर को अपील करता है डिसीजन के अगेंस्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीवेंसेस होते हैं जिनको एप्रोप्रिएट वे में रेफर किए जाते हैं सो दैट दे में वर्क प्रॉपरली और जो भी डिससेटिस्फेक्शन, जो भी ग्रीवेंसेस अकर हो रहे हैं वो उनको सॉल्व करके बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके।